हेलो एवरीवन, आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का फुल रिवीजन करने वाले हैं, वो भी कुछ मिनट्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल्यूबिलिटी को पढ़ेंगे कि सोल्यूबिलिटी क्या है ना। तो solubility है is the defined as the maximum amount of solute that can dissolve in a given amount of solvent at a specific temperature and pressure। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या प्रेशर है, उस पर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है जो सॉल्वेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, घुल रहे हैं। सोल्यूबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता। सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो रहा है, घुल रहा है, राइट। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। जैसे कि NaCl डिजॉल्व इन वाटर, सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी और इसकी क्या होगी, हाई सॉल्युबिलिटी होगी, राइट। यूनिट है ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम पर 100 ग्राम है ना, मतलब मोल्स पर लीटर। या मोलारिटी से इसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, राइट। अब इसको फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, प्रेशर अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिजोल्व लाइट, अगर पोलर है तो पोलर को डिजोल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को करेगा, राइट। तो यहाँ हम जल्दी रिवाइज करेंगे डिटेल में। मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है, तो आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो वहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब टाइप्स ऑफ सोल्यूबिलिटी क्या क्या होती है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो रहता है उसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व रहता है। अनसेचुरेटेड वो होता है जो कि और अभी भी और सोल्यूट को क्या कर सकता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। सुपर सेचुरेटेड वो सोल्यूशन होता है जो कि ऑलरेडी सेचुरेशन पॉइंट से और ऊपर है ना, और कभी अनस्टेबल है ना। अब आ गया हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ डिस्क्राइब हाउ द सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, गैस के ऊपर है हेनरीज लॉ है ना। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर लगाओगे वैसे वैसे गैस की सोल्युबिलिटी क्या होती कि बढ़ती जाएगी। द मोर प्रेशर यू पुट ऑन गैस द मोर ऑफ इट विल डिजॉल्व इन अ लिक्विड, है ना। हेनरीज लॉ सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लग जाएगा जो कि है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, है ना। तो पार्शियल प्रेशर है पी और कंसंट्रेशन है सी, मतलब कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर लगाएंगे उसका कंसंट्रेशन है, डिजॉल्व गैस का कंसंट्रेशन जो है उस लिक्विड में बढ़ता जाएगा। लिमिटेशन क्या है इसकी, एप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, दोज गैसेज ओनली विच डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, केमिकल चेंजेस नहीं होना चाहिए, और प्रेशर ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, एंड गैस इज़ एक्सट्रीमली सोल्यूबल होनी चाहिए, राइट। अब फैक्टर कौन कौन अफेक्ट करता है इसको, टेम्परेचर, मतलब गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो गैस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, पोलर गैसेस डिजॉल्व बेटर इन पोलर सॉल्वेंट, प्रेशर हायर सोल्यूबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ अदर सोल्यूट्स वगैरह, है ना, ये भी इफेक्ट करते हैं उसको। एग्जाम्पल है सोडा बोतल, इनसाइड द सोडा बोतल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर के साथ भरा जाता है, जब अपन उसको ओपन करते हैं तो वो कैसे एक हिस बबल्स निकलने लग जाते हैं फिज के साउंड में, है ना, कोका कोला बॉटल को जैसे ये करते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 50 किलोमीटर अबाउट सी लेवल कॉन्स्टिट्यूट द आइनोस्फीयर। ऊपर क्या है, आइनोस्फीयर है। आइनोस्फीयर इज रियलाइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट रिफ्लेक्ट एंड मॉडिफाई रेडियो वेव्स एंड यूज फॉर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन। वो क्या करती है, वहाँ से जो आयन होते हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स वो यूज़ करते हैं अपन एज अ कम्युनिकेशन और नेविगेशन में। द हाइट कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट रीजन ऑफ द आइनोस्फीयर वेरीज विथ टाइम ड्यूरिंग द डे। एक्सरेज एंड यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन प्रोवाइड
sufficient energy to knock off electron free from atoms and molecule, producing a continuous supply of ions and free electron, है ना। तो जहाँ वहाँ की जो लाइट रहती है, एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सन प्रोवाइड करता है, वो सफिशिएंट रहती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करके फ्री मोलिक्यूल्स को फ्री एटम में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहाँ पे फ्री एटम कौन कौन से, द प्रिंसिपल आयन प्रेजेंट इन दिस रीजन N2 O2 NO N and O, वहाँ पे ये आयन प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब डेफिनेशन है फ्री रेडिकल इन द एटमॉस्फेयर। डेफिनेशन क्या है, फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव एटम और मोलिक्यूल दैट कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्री रेडिकल वो रेडिकल होते हैं जो एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसकी वजह से उसमें क्या होता है कि वो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, और इन एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में क्या होता है, वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इनिशिएटिंग और प्रोपेगेटिंग चेन रिएक्शन दैट कंट्रोल द कंपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं उसको ट्रांसफॉर्मेशन या कंपोजिशन उसका चेंज कर देती है। दे पार्टिसिपेट इन चेन रिएक्शन वेयर इन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन इटसेल्फ अ रेडिकल। मतलब जब उसकी रिएक्शन अगर दूसरों के साथ होगी, मतलब जो एटमॉस्फेरिक फ्री रेडिकल है ना, उनकी रिएक्शन दूसरे के साथ होगी, तो वो क्या करेगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो खुद एक फ्री रेडिकल भी होगा उसमें, है ना। द टर्मिनेशन ऑफ चेन इज मार्क्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ रेडिकल विथ अनदर रेडिकल, चेन टर्मिनेटिंग रिएक्शन। तो जब रेडिकल होगा वो रेडिकल के साथ ही रिएक्ट करेगा, तभी जाके वो चेन क्या होगी, टर्मिनेट होगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, राइट। अब देखो फॉर्मेशन कैसे होता है हाइड्रोलाइसिस का। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ ओजोन और फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जहाँ पे ये रिएक्शन होती है। कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करता है, इंक्रीज विथ हाई लाइट इंटेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी, हैंस हायर ड्यूरिंग समर एंड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो क्या होगा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अगर से ब्रेक होके फिर OH रेडिकल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट, कहीं ना कहीं लाइट की भी ज़रूरत है, ह्यूमिडिटी H2O की ज़रूरत है, मतलब ह्यूमिडिटी का होना ज़रूरी है। तो जब 12 दिन का जो टाइम होता है ना, तब क्या होता है, OH रेडिकल का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, और हेंस हायर ड्यूरिंग समर एंड ट्रॉपिकल रीजन, राइट। अब देखो सिंक क्या है, इसकी रिमूवल के लिए मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें से सबसे मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, राइट। तो इसको अगर ये भी आए तो मीथेन से पहले कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब प्रीफर करते हैं ना। तो सबसे बड़ा सिंक क्या है, रिमूवल का, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, और फिर मीथेन। और इसके बाद आता है अब हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल है, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो हाइड्रोजन एटम दैट कंबाइन विथ O2, या हाइड्रोजन एटम है अगर ये O2 के साथ में कंबाइन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल बन रहा है। चेन टर्मिनेटिंग रिएक्शन, देखो इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है तभी चेन टर्मिनेट हो रही है, अदरवाइज नहीं होगी। और इसका फिर इसके साथ रिएक्शन हो रहा है तो H2O2 प्लस O2 बन रहा है। रीजनरेशन कैसे हो रहा है HO रेडिकल का, ये HOO मतलब कि हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल NO के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो NO2 और HO रेडिकल बन रहा है। फिर HO रेडिकल O3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो 2O2 प्लस HO रेडिकल यहाँ पे बन जा रहा है ना। अब आते हैं फॉर्म में रीजनरेशन ऑफ HOO हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड। तो HO है, यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रहा है, और यहाँ पे HCO, फिर HCO का O2 के साथ में अगर रिएक्शन होता है तो यहाँ पे हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल बन जाता है। समरी क्या है, सोर्स ऑफ HO, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ओजोन, HONO और H2O2। सिंक क्या है, मीथेन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ HO हाइड्रोपेरोक्सिल रेडिकल CO से और H रिएक्शन से, है ना। इंपॉर्टेंस क्या है, बोथ रेडिकल कंट्रोल द ऑक्सीडेशन कैपेसिटी एंड सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। अब देखो अर्थ अपर एटमॉस्फेयर फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन क्रिएटिंग एटॉमिक ऑक्सीजन, जो होता है एटॉमिक ऑक्सीजन O, है ना। तो ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड ऑक्सीजन कंपोजिशन। मोलिकुलर ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट इज अ ट्रिपलेट स्टेट विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड लेवल पे जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रिपलेट स्टेट में होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटॉमिक ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर वाया द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे कि ये
और ब्रेक हो रहा है, ओ में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो यूवी रेडिएशन इन द 135 से लेकर 176 nm एंड 240 से 260 nm रेंज इज सफिशिएंट टू डिसोसिएट द ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएट होके ये एक एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर पे क्या होता है, 10% ऑफ ऑक्सीजन इज एग्जिस्ट करती है ओनली, है ना, ड्यू टू फोटो डिसोसिएशन। अब देखो ओजोन का फोटोलाइसिस कैसे होता है, द प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट ओ एंड एक्साइटेड स्टेट ओ ऑक्सीजन एटम इज प्राइमरली थ्रू द फोटोलाइसिस ऑफ ओजोन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्पेसिफिकली वेवलेंथ लेस देन 308 nm। इसको याद रखना 308 nm। दिस इज फंडामेंटल प्रोसेस इन द स्ट्रेटोस्फीयर दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। द की रिएक्शन इज O3 एच न्यू और लेमडा इससे 308 से कम वाली जो लाइट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीजन बन रहा है और एक O2 बन रहा है, अगर ओजोन का फोटोलाइसिस इस तरीके से हो रहा है ना। एयर ग्लो एंड ल्यूमिनेसेंस, देखो एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम आर जनरेटेड बाय हाईली एनर्जेटिक केमिकल रिएक्शन एंड इमिटेड विजिबल लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ 636 नैनोमीटर, 6330 नैनोमीटर एंड 558 नैनोमीटर। दिस लाइट इज पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर ग्लो, द नेचुरल ल्यूमिनेसेंस ऑफ द अर्थ्स अपर एटमोसफियर। अ की रिएक्शन मेंशन, देखो ये तीनों इसकी रिएक्शन होगी तो O2 प्लस एक्साइटेड ऑक्सीजन बनेगा, जो कि एयर ग्लो एंड ल्यूमिनेसेंस में काम होता है, राइट। ऑक्सीजन आयन इन द आयनोस्फीयर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन प्रोड्यूस पॉजिटिव ऑक्सीजन आयन O प्लस फ्रॉम न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम विच आर प्रीडोमिनेंट स्पीशीज इन सम पार्ट्स ऑफ द आयनोस्फीयर। दिस आयन रिएक्ट विथ न्यूट्रल स्पीशीज लाइक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म अदर पॉजिटिव आयन द रिलेवेंट रिएक्शन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका रिएक्शन इसके साथ हो रहा है और पॉजिटिव आयंस बने जा रहे हैं, आप देख लेना, है ना। अब रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन क्या हो रहा है कि क्या क्या एब्जॉर्ब, सबसे पहले अर्थ सरफेस बाय एब्जॉर्बिंग द सन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच अदरवाइज वुड पोटेंशियली डैमेज लाइफ फॉर्म्स। ये सबको पता है कि अगर ओजोन नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अपने लाइफ फॉर्म्स को क्या करेगा, डैमेज कर देगा। कौन, सनलाइट, है ना। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन हायर एटमॉस्फेयर लेयर इज एट्रीब्यूट टू द फोटो डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब इस तरीके से यहाँ पे O2 बन रहा है, O2 है, इस पे फोटोलाइसिस हो रहा है, 2O में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये O है, ये O2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे M जो है वो थर्ड बॉडी है और O3 बन जा रहा है ना। तो M क्या है, थर्ड बॉडी है, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करके जब बनेंगे ना, O3 में कन्वर्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, लाइट हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो एम क्या करेगा, इसको ये कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा इस सारी एनर्जी को, राइट। स्ट्रेटोस्फेरिक डायनेमिक्स क्या है, ड्यूरिंग डे लाइट ओजोन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म, डिकम्पोज एंड फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फीयर बाय अ सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये सबको पता है कि स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है वो कॉन्स्टेंटली बनता रहता है, डिग्रेड होता है, बनता रहता है, डिग्रेड होता है, राइट। कंसंट्रेशन फैक्टर क्या है, ओजोन्स कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन एंड द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और सोलर रेडिएशन दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। मैक्सिमम कंसंट्रेशन 12 ppm कहाँ होता है, ऑब्जर्व्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 25 to 30 किलोमीटर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो 25 या 30 किलोमीटर है ना, वहाँ पे क्या होता है एल्टीट्यूड, उस एल्टीट्यूड पे 12 ppm का ओजोन अपने को मिलता है देखने को। ऑक्सीजन एंड ओजोन फिल्टर, ये भी पता है कि ओजोन क्या करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कैप्चर कर लेता है ना। द रोल ऑफ ओजोन लेयर, ये भी आप लोगों को पता है। कैटालाइटिक ओजोन डिस्ट्रक्शन, ओजोन का डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है यहाँ पे, ओजोन इज थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल एज इट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फेवरेबल। 2O3 तो 2O3 थे, मतलब O3 के दो मोलिक्यूल्स थे, तो ये क्या हो गए 3O2 में कन्वर्ट हो गए, जैसे इसके ऊपर क्या पड़ा, लाइट पड़ी, है ना। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय वेरियस पोल्यूटेंट ट्रेक कंस्टिट्यूट। कैटालाइज इंक्लूड, जहाँ पे कैटालाइट्स क्या है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है, HO रेडिकल, HO रेडिकल, ClO, Cl, Br एंड BrO, ये सारे हो सकते हैं और रिएक्शन हो सकती है, ये सब कैटालाइसिस है। Stratospheric ozone also react with atomic oxygen hydroxyl radical and nitric oxygen। अब की रिएक्शन क्या है, O2, ये O2 प्लस O में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे,
हाँ, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये गलत हो गया, ओ में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे एक O3 के साथ रिएक्ट करके O2 बनाएगा, फिर O3, फिर HO रेडिकल, यहाँ पे HO रेडिकल, इस तरीके से ये चली जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, पर पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। ये रिएक्शन याद रख लेना क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। द फॉलोइंग रिएक्शन रीजनरेट HO रेडिकल एंड फर्दर कंट्रीब्यूट टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। HO रेडिकल जो होता है वो डिकम्पोजिशन कर देता है ओजोन का। देखो HO रेडिकल प्लस O, तो ये HO रेडिकल बना, यहाँ पे O2 बना, तो ये वापस से ये वाला जो रेडिकल है ना, ये ओजोन के डिस्ट्रक्शन में डिकम्पोजिशन करेगा। सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड, वन ऑफ द की पोल्यूटेंट इन ट्रोपोस्फियर, इज ऑल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, है ना। O3NO, ये O3 जो है NO के साथ मिलकर वापस से NO2 और O2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि NO जो है वो भी क्या है, O3 के डिस्ट्रक्शन में ये है, रोल प्ले करता है। तो एक तो HO रेडिकल है, एक O3 है ना, और एक सॉरी NO है, मतलब है ना NO, और लाइट है। लाइट कौन सी, सनलाइट, है ना। चलो अब ये देखो, कैटालिटिक प्रोसेस ऑफ ओजोन डिस्ट्रक्शन, फिर वापस से क्या होगा, NO सो कंज्यूम ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज रीसाइकल थ्रू द फॉलोइंग रिएक्शन। NO क्या होगा, वापस से रीसाइकल होगा, किस तरीके से, NO2 है और O है, तो ये क्या करेगा, वापस से NO में कन्वर्ट हो जाएगा और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये NO वापस से क्या करेगा, ओजोन का डिस्ट्रक्शन करेगा। एटमोस्फेरिक N2O ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन द एटमोस्फियर। तो ये N2 जो है प्लस O, ये वापस से 2NO बना दिया, ये इस N2O ने वापस से क्या करा, 2NO बना दिया, तो ये क्या करेगा, वापस से ओजोन का डिस्ट्रक्शन करेगा, राइट। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को पढ़ो, तो नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट्स अबाउट 78% बाय द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। ये सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है, राइट। पर इसका क्या है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है, मतलब कि नाइट्रोजन जो है उसको अगर मॉलिक्यूल एटम फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं, राइट। अब देखो इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 945 kg मोल -1। N2 मॉलिक्यूल इज केमिकली एंड फोटोकेमिकली अनरिएक्टिव होते हैं। दस अनलाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ऊपर जा रहा था 400 किलोमीटर पे, और O मॉलिक्यूल और एटम में कन्वर्ट हो रहा था, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डज नॉट डिसोसिएट अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। हाउएवर एटॉमिक नाइट्रोजन इज फॉर्म थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन एट हाई एल्टीट्यूड एक्सटिंगली अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर, है ना। तो ये क्या होगा, 100 किलोमीटर पर जाके वापस वहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी और फिर ऐसे बन जाएगा ये N2, ये यहाँ पे 100 किलोमीटर ऊपर चला गया, फिर एन फोटो डिसोसिएशन हो गया इसका, है ना। तो बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब ये देखो, ये रिएक्शन सारी एटॉमिक नाइट्रोजन की है, ये आप देख लेना, और मैंने इसको डिटेल में भी कवर अप करा रखा है, तो वहाँ से एक बार ज़रूर देख लेना, है ना। अब देखो, इन द अबव रिएक्शन क्या हो रहा था, N2 इज फॉर्म्ड बाय फोटो आयोनाइजेशन। फोटो आयोनाइजेशन से क्या हो रहा था, N2 फॉर्म हो रहा था। व्हेन N2 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब फोटोन ऑफ लाइट इन द लोअर रीजन ऑफ द आयनोस्फीयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अबाउट 50 to 85 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड, तो क्या होगा, इन हायर रीजन द चीफ आयोनिक स्पीशीज इज NO प्लस जनरेटेड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ NO। NO का क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, और NO पॉजिटिव स्पीशीज क्या होगी, जनरेट होगी। तो NO क्या है, एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस है एंड इज़ वेरी रिएक्टिव ओव्यूइंग टू इट्स रेडिकल नेचर। इसमें भी क्या होता है, रेडिकल नेचर होता है, इसलिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और कलरलेस होती है ना। ऑफ द 8 नॉन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दीज देखो NO, इससे भी क्वेश्चन आया था कि NOx स्पीशीज कौन सी होती है, NOy स्पीशीज कौन सी होती है, और NOz स्पीशीज कौन सी होती है, तो इसको भी कवर अप कर लेना गूगल से, राइट। तो 8 नॉन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, 3 ऑक्साइड आर प्रेजेंट इन एप्लीकेबल अमाउंट इन द एटमोसफियर। नाइट्रोजन ऑक्साइड
N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो NO और NO2 जो है इनको क्या बोलते हैं अपन, नॉक्स, है ना, आर कॉमन एयर पोल्यूटेंट ओविंग टू देयर पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट इन द स्ट्रेटोस्फेरिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये दोनों क्या करते हैं, ओजोन लेयर के डिस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक एंड एसिड रेन, एसिड रेन और फोटोकेमिकल स्मोक दोनों का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ना। अब देखो फोटोलाइसिस ऑफ NO2 कैसे हो रहा है, NO2 का फोटोलाइसिस कैसे हो रहा है। NO2 इसका फर्टिलाइसिस होने के बाद में ये NO और O3P में कन्वर्ट हो रहा है। देखो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर पहले क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या होगा, NO2 और फोटोलाइसिस हो रहा है तो NO प्लस O3P में कन्वर्ट हो रहा है, फिर O3P प्लस O2 प्लस M, ये क्या बन जा रहा है वापस से NO2। तो NO2 कंट्रीब्यूट टू द ब्राउन कलर ऑफ एयर इन वेरी पॉल्यूटेड सिटीज बट मोस्ट ड्यू टू एरोसोल। अब नाइट्रेट रेडाइकल, ये क्या है, नाइट्रेट रेडाइकल NO3 है ना, तो ये क्या है नाइट टाइम केमिस्ट्री, मतलब ये ज़रूर याद रखना कि नाइट टाइम केमिस्ट्री में कौन सा इम्पोर्टेंट वो है, तो NO3 है ना। तो NO3 इज इम्पॉर्टेंट इन नाइट टाइम केमिस्ट्री। इट हैज़ यूजली unusually large cross section in the red photo dissociate in second in the morning। जैसे ही मॉर्निंग होती है और सनलाइट गिरती है ना, तो NO3 क्या होता है, NO2 प्लस O3P में कन्वर्ट हो जाता है। NO3 प्लस HNU फोटोलाइसिस हो रहा है, ये NO प्लस O2 में भी कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही सनलाइट गिरती है, पर नाइट टाइम में ये वर्क करता है क्या, NO3, राइट। अब आ गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्या है, N2O इज अ एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड बिकॉज इट इज़ अनरिएक्टिव एंड इट इज़ दिस नॉट एब्जॉर्ब मच अबाउट 200 nm, बिलो 200 nm। तो इसको एग्जैक्टली 200 nm की लाइट चाहिए, एक्सट्रीमली लॉन्ग लिव्ड है। N2O N+O1D में ये क्या है, लेबोरेटरी मेथड है जनरेटिंग O1D। O1D को जनरेट करने के लिए ये लेबोरेटरी मेथड है क्या, N2O को फोटोलाइसिस होगा और N2+O1D बनेगा, है ना। फिर इसका बाद क्या हो रहा है, N2+O1D यहाँ पे वापस से NO+NO बना रहे, फिर वापस से ये NO क्या करेगा, ओजोन का डिस्ट्रक्शन करेगा। मेजर सोर्स ऑफ NO इन द स्ट्रेटोस्फियर, N2O क्या है, मेजर सोर्स ऑफ NO है ना, कौन, N2O। बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबिलिटी N2O इज यूज एज अ ट्रैकर, N2O को ट्रैकर की तरह यूज करते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी है। कंसंट्रेशन ऑफ अदर मोलिक्यूल आर ऑफन कंपेयर टू दैट ऑफ N2O टू C इज द आर वेल मिक्सड, दे आर वेल मिक्सड। अब देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ ब्राउन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इट प्रोड्यूस द ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया in the atmosphere. Nitrogen dioxide participate in chemical reaction of volatile organic compounds VOC producing peroxyl acetyl nitrate compound of smoke। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन गैस है और रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। अब बीइंग अ वेरी रिएक्टिव इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज इन द एटमॉस्फेयर। इट एब्जॉर्ब फुल रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल लाइट इंटरिंग द ट्रोफोस्फियर। जो भी ट्रोफोस्फियर में जो लाइट इंटर हो रही है ना किसी भी NM को, सबको क्या करता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है बिलो 398 नैनोमीटर। फोटो डिसोसिएशन टेक प्लेस एंड जनरेट ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन एटम एस फॉलो, है ना। तो NO2 और ये फोटोलाइसिस हो रहा है तो ये NO+O में कन्वर्ट हुआ जा रहा है ना। देखो केमिकल रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन होता है, केमिस्ट्री ऑफ सल्फेट फॉर्मेशन पढ़ना। अबाउट हाफ ऑफ SO2 ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट अकर इन द गैस फेज थ्रू द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन इन द डे टाइम में क्या होता है, हाफ ऑफ द SO2 जो गैस है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। हाइड्रोकार्बन इमिशन इनहेंस द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। एटलीस्ट हाफ ऑफ SO2 ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन क्लाउड ड्रॉपलेट्स विद इन क्लाउड सोल्यूबल SO2 इज स्कैवेंज्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट। तो हाफ ऑफ द SO2 जो होता है वो क्या होता है, ऊपर जैसे ही जाता है ना तो उसको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो कैच करके रख लेती है, पकड़ के रख लेती है ना। फिर जब
बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो फिर उसके बाद में एसिड रेन होने लगती है। देखो इस तरीके से ये गैस फेज में 2OH H2SO4 गैस फेज में बन गया, फिर SO2 और यहाँ पे M एक थर्ड बॉडी है, SO3 में कन्वर्ट हो गया गैस में। फिर ये SO3 लिक्विड जो है H2O के साथ में, मतलब कि ऊपर है ना ह्यूमिडिटी है तो उसके साथ में रिएक्ट करके H2SO4 और ये क्या है एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एसिड रेन होती है, राइट। अब नाइट्रेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो NO2 क्या है, कैन बी कन्वर्टेड टू नाइट्रिक एसिड बाय रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल रेडिकल ड्यूरिंग द डे। मतलब कि OH के साथ में रिएक्ट करके क्या होता है, रिएक्शन करती है। तो द रिएक्शन ऑफ OH विथ NO2 इज हाफ अबाउट 10 टाइम फास्टर देन विथ SO2। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NO2 मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्शन OH के साथ में फास्ट किसके साथ होती है, तो NO2 के साथ में होती है, और SO2 के साथ में धीरे होती है, मतलब थोड़ा स्लोवर होती है। द पीक डे टाइम कन्वर्जन रेट ऑफ NO2 to HNO3 इन द गैस फेज इज अबाउट 10 to 50% per hour. During night NO2 is converted to HNO3 in the gas phase by a series of reaction involving ozone and the nitrate radical। ये इस तरीके से है ना, ये सारी रिएक्शंस को आप पढ़ लेना। चलो अब एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। जो डायरेक्टली इमिटेड होते हैं प्राइमरी होते हैं, और जो केमिकली उसमें अगर कुछ रिएक्शन होता है उसके बाद बनती है तो वो क्या है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, राइट। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर, ये है सेकेंडरी। केमिकल रिएक्टेंट कैरेक्टराइज विद डायरेक्ट पोल्यूशन अफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स एंड इकोसिस्टम। तो प्राइमरी क्या करता है, डायरेक्टली उनको क्या करता है, हार्म करता है ना। और केमिकली प्रोडक्ट जो इसमें देखना, सेकेंडरी में हाईली रिएक्टिव होता है विथ फोटो एक्टिवेशन इज इन्वॉल्व इन दिस केमिकल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन। और प्राइमरी पोल्यूटेंट को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू द रिडक्शन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इमिशन, बट जो सेकेंडरी होता है वो उसको जो कंट्रोल करना वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। अब देखो एरोसोल पार्टिकल्स क्या होता है, आर सस्पेंशन और फाइन सॉलिड लिक्विड पार्टिकल। ये इसका साइज रेंज ये होता है 1 नैनोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। एग्जाम्पल है डस्ट, स्मोक, मिस्ट, सी स्प्रे, सूट वगैरह। टाइप्स ऑफ एरोसोल, नेचुरल एरोसोल, एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल, है ना। मैकेनिज्म क्या है, प्राइमरी एरोसोल डायरेक्टली इमिटेड होते हैं, डस्ट और सूट। सेकेंडरी एरोसोल जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, नॉक्स, VOC वगैरह, है ना। अब देखो एरोसोल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसको एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ से क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। जैसा हाई AOD होगा तो मोर एरोसोल होगा, और रिड्यूस विजिबिलिटी, मतलब कि अगर यहाँ पे अगर अपन जाते हैं ना, मतलब रोड साइड वगैरह है ना, तो क्या होता है अपने को दिखना कम हो जाता है अगर एरोसोल पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो, है ना। इन्वायरमेंटल क्लाइमेट इफेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट अगर देखें तो स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, कूलिंग करता है, वार्मिंग करता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है, क्लाउड कंडेंसेशन, न्यूक्लियाई इन्फ्लुएंस क्लाउड, एल्बिटो एंड प्रेसिपिटेशन। मेनी टेक्निक्स है इसके लिए। एक तो एरोनेट है, एरोसोल रोबोटिक नेटवर्क। दिस मेथड गिव्स गुड टेम्पोरल AOD मेजरमेंट बट स्पार्स स्पेशल इंफॉर्मेशन। स्पार्स इंफॉर्मेशन को इतने अच्छे से नहीं जानकारी देता है उसके बारे में, बिकॉज ओनली सन फोटोमीटर जो है वो क्या है 100 साइट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड से, बस 100 साइट पर ही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्निक क्या है, देखो inversion algorithm which use dark target present in remotely sensed image. This technique have been successfully applied over dense dark vegetation, DDV and oxygen pixel using satellite based sensors such as MODIS, moderate resolution imaging, spectrodiometer, AVHHR, polder and satellite based inversion technique give more inclusive spatial information। एरोनेट जो है वो स्पेशल इंफॉर्मेशन इतना अच्छे से नहीं दे पाता है क्योंकि 100 साइट में ही ये लगा रखा है ना। अब देखो स्मोक क्या है, स्मोक प्लस फॉग है। स्मोक रिड्यूस विजिबिलिटी एंड हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, प्लांट, एनिमल्स एंड मटेरियल।
अब देखो ये टाइप्स ऑफ स्मोक क्या है, क्लासिकल स्मोक है जिसको अपन रिड्यूसिंग स्मोक भी बोल सकते हैं, विंटर, इंडस्ट्रियल स्मोक, लंदन टाइप स्मोक, सल्फ्यूरी स्मोक है ना। केमिकल नेचर के साथ होता है, रिड्यूसिंग होता है, मेन कंपोनेंट सल्फर डाइऑक्साइड, स्मोक एंड फॉग होता है, अकरेंस कूल ह्यूमिड कंडीशन, कॉमन इन विंटर, फॉर्मेशन कैसे होता है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। एग्जाम्पल देखो, लंडन स्मोक ऑफ 1952 इफेक्ट कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन एंड डैमेज टू प्लांट एंड मटेरियल, रिएक्शन एनालिसिस, SO2 ऑक्सीडाइज्ड SO3 रिएक्ट विथ H2O H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड मिस्ट है ना। फोटोकेमिकल स्मोक, लॉस एंजलस टाइप स्मोक। अदर नेम्स क्या है, समर स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अकरेंस क्या है, वार्म ड्राई सनी कंडीशन, कॉमन इन समर। मेन कंपोनेंट्स क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, कंटेन्स ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन, पेन, एल्डिहाइड। फॉर्मेशन क्या है, वे सनलाइट रिएक्ट विथ नॉक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म व्हीकल एग्जॉस्ट प्रोड्यूसिंग ओजोन एंड पर ऑक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। लॉस एंजलस स्मोक भी इसका एग्जाम्पल है। इफेक्ट क्या है, आई इरिटेशन, कफिंग, डैमेज टू प्लांट लीव्स वगैरह, क्रैकिंग ऑफ रबर एंड पेंट्स। ये यहाँ पे पूरा इन दोनों का क्या है, ये कंपैरिजन चार्ट है, इसको आप देख लेना। अब अपन पढ़ते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में, है ना, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर। जो वाटर में डिजॉल्व रहती है ऑक्सीजन, उसको कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। एसेंशियल है किसके लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, फिश, प्लैंक्टन एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। देखो 1 to 2 mg/L फॉर अ फ्यू आवर्स, अगर इतनी कम है ना, पर लीटर पे देख रहा, अगर इतनी कम है तो वेरी डिवास्टिंग एज इट कैन रिजल्ट इन लार्ज फिश किल्स, है ना। वेरिएशन डीओ लेवल्स, देखो डीओ लेवल्स आर नॉट सेम ऑलवेज, पता है फ्लक्चुएट करता रहता है सीजनली और ऑल्सो ओवर अ 24 आवर पीरियड में भी क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है ना। DO levels vary also with altitude and water temperature, right? The oxygen level of cloud water is higher than the hot water. ऑक्सीजन लेवल जो होता है कोल्ड वाटर में हायर होता है और हॉट वाटर में क्या होता है, कम रहता है। एट हायर एल्टीट्यूड लेस DO is present in water. Dissolved oxygen levels in all water bodies, natural as well as waste water, depends on physical, chemical and biological activity of the water body. The analysis of DO is very important in water pollution control as well as waste water control. तो DO का क्या होता है, एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 1 से 2 mg/L है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। किसके लिए, लार्ज फिश के लिए, अगर मतलब ज़्यादा होनी चाहिए ना डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना। अब देखो डिटरमाइन ऑफ DO कैसे करते हैं। 3 मेथड आर वाइडली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ DO. दीज आर रिंकलर आयोडोमेट्रिक मेथड, टाइट्रोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं जिसको, पोलोग्राफिक मेथड और इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो सबसे पहले देख लो अपन रिंकलर मेथड क्या है। तो रिंकलर मेथड टाइट्रोमेट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इन दिस मेथड in this method trigonometric principle is used. Oxygen in the water sample oxidize iodide ion to iodine. तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीजन रहता है जो वाटर में, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है आयोडाइड को आयोडीन में। क्वांटिटेटिवली द आयोडीन प्रोड्यूस इज टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ थियोसल्फेट। ये भी याद रखना, थियोसल्फेट के साथ क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है इसका। फिर उसके बाद में इन स्टार्च इज़ यूज्ड, स्टार्च को कैसे यूज़ करते हैं अपन, विजुलाइज करने के लिए, एट द एंड में जो चेंज पॉइंट आया उसको यूज़ देखने के लिए स्टार्च यूज़ करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइटर वाइल सैम्पलिंग, क्या होता है, सैम्पलिंग के टाइम Mn2 है ना, अंडर basic condition is added in order to fix the dissolved oxygen, result in the formation of manganic hydroxide or brown precipitate. तो ये क्या होता है, बन जाता है MnOH2. In this method sample is first acidified to pH 1 से 2.5 में एसिडिफाइड करते हैं, विच रिजल्ट इन द डिसोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एंड लिबरेटेड Mn3 ions. They result in oxidation of iodide ions to iodine. The liberated iodine is then titrated with thiosulfate and oxidate it
टू टेट्राथियोनेट। तो इस तरीके से ये पूरी क्या है रिंकलर मेथड होती है। देखो इसमें ज़्यादा ऐसे मेथड तो नहीं पूछते, बस ये चीज़ पूछते हैं कि Mn से Mn3 बनता है कि क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें, सोडियम थियोसल्फेट या फिर ऐसी चीज़ें पूछते रहे। तो ये देखना। अब देखो अपन बीओडी क्या है। बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, तो मतलब कि ऑक्सीजन डिमांड इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है ना कि ऑक्सीजन डिमांड, तो वो ऑक्सीजन कम होगी तभी तो डिमांड हो रही है ना। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। इसको mg पर लीटर, मिलीग्राम्स पर लीटर में क्या होता है मेज़र करते हैं। इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज। हाई बीओडी अगर होगा तो हायर ऑर्गेनिक पोल्यूशन होगा वहाँ पे। लो ऑक्सीजन फॉर एक्वेटिक लाइफ, मतलब कि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीजन क्या है, बहुत कम है। अगर लो बीओडी है तो वाटर क्या क्लीन है, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर है। स्टैंडर्ड टेस्ट इसके लिए 5 डे का होता है, ये याद रखना। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है और 5 डे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टिपिकली बीओडी वैल्यूज़ क्या होती है? ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपने को लेस देन 1 mg पर लीटर देखी जाती है। नेचुरल अनपोल्यूटेड वाटर अगर होगा तो 1 to 2 mg पर लीटर। मॉडरेटली पोल्यूटेड 3 to 5 mg पर लीटर। सीवीएच जो होगा वो 200 to 300 mg पर लीटर होगा। और अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल जो वेस्ट वाटर होता है उसके लिए जो बीओडी होता है वो 1000 mg पर लीटर के समथिंग होता है, राइट। और इसकी पूरे ये फॉर्मूला देखो। DO5 DO इनिशियल DO फाइनल अपॉन पी क्या है? डाइल्यूशन फैक्टर। अगर डाइल्यूशन फैक्टर नहीं दिया हुआ रहता है तो इसको ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डाइल्यूशन वाटर, है ना। अब क्या है? अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल कंज्यूम टू कंप्लीट बायोडिग्रेड ऑल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि कंप्लीटली उसको बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है ना उसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि ये है ना। In water sample, unit the process is finished, reaches asymptomatic completion. BODU मतलब ultimate BOD is the maximum possible BOD for a given sample। मतलब कि वो देखो उसमें सैचुरेशन पॉइंट आ रहा था ना, जैसे सैचुरेशन पॉइंट था और उसके ऊपर सुपर सैचुरेशन था, है ना। तो उसी तरीके से देखो, एक तो बीओडी वहाँ तक पहुँच चुका है ऑलरेडी कि बहुत ज़्यादा है और उससे और ऊपर पहुँच रहा है कि यहाँ पे जो भी बायोडिग्रेडेबल उसके बाद में जैसे कि कोई भी एक पोल्यूशन हो रहा है वाटर के अंदर और उसको क्या हो रहा है कि फिशेस वगैरह उसको खा रही है, पर उनके बाद जो वो प्रोड्यूस कर रही है ना फीसीस वगैरह, तो उनको भी खा के जो और खा सकते हैं ना अंदर के जो सारे पोल्यूशन को, तो वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली बायोडिग्रेड कर रहा है उनको। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली पूरी तरीके से फिनिश कर रहा है। तो क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल बीओडी फॉर अ गिवन सैंपल। इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन डिमांड इफ डिकम्पोजिशन वर अलाउड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। एक्चुअल बीओडी टेस्ट 5 डे बीओडी होता है, मेजर ओनली अ पोर्शन ऑफ दिस टोटल। अल्टीमेट बीओडी इज यूज्ड इन वाटर क्वालिटी मॉडलिंग एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट डिज़ाइन। अल्टीमेटली बीओडी मैटर्स क्यों करता है? क्योंकि ये एस्टिमेट करता है ट्रू ऑर्गेनिक पोल्यूशन लोड को, कि उसमें ट्रूली मतलब पूरी तरीके से कितना ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। इसेंशियल फॉर स्ट्रीम रिवर डिजॉल्व ऑक्सीजन मॉडलिंग के लिए इसेंशियल है। हेल्प्स डिजाइनिंग एरेशन कैपेसिटी इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग ऑक्सीजन सेज कर्व्स के लिए, है ना। मैक्सिमम अमाउंट में बताता है ये चीज़ को। देखो यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है, वेयर L0 जो है अल्टीमेट बीओडी mg पर लीटर है। LT क्या है? बीओडी रिमेनिंग एट एनी टाइम। और K1 ये याद रखना कि अल्टीमेट बीओडी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं और T है टाइम है। अब ये
COD जो है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको K2Cr2O7, इसमें ऑक्सीजन ये यूज़ होते हैं। Mn2SO4 3 यूज़ होता है। और BOD5 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज अ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। TOC में O2 K2S2O8 हीट कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव विथ वेरियस कैटालाइज्ड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है रैपिड है और फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्लांट एफिशिएंट एंड वाटर के लिए होता है। मॉडलिंग BOD जो है मॉडलिंग ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस दैट इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ रिसीविंग वाटर्स। मेजर अमाउंट, ये TOC जो है वो मेजर अमाउंट ऑफ टोटल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन अ सैंपल। टेस्ट कॉम्प्लीटेशन टाइम क्या होता है इसका 1 to 3 आवर्स होता है, 5 डेज होता है। और ये TOC जो होता है वो सेवरल मिनट्स टू आवर्स में हो जाता है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आप लोग देख लेना। अब देखो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, पर्पस है टू रिमूव लार्ज एंड सेटलेबल सॉलिड फ्रॉम वेस्ट वाटर बाय फिजिकल मेथड। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अपन पढ़ रहे हैं जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आता है उसमें क्या होता है, सॉलिड जो रहते हैं उनको अपन फिजिकल मेथड द्वारा क्या करते हैं, उनको अलग कर सकते हैं ना। तो इसमें स्क्रीनिंग होता है जो कि रिमूव लार्ज ऑब्जेक्ट, रेक, प्लास्टिक, स्टिक्स वगैरह को क्या करते हैं, उसमें से अलग कर सकते हैं। ग्रीट रिमूवल, सैंड, ग्रेवल, हेवी और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स वगैरह को। सेडिमेंटेशन, प्राइमरी क्लैरिफाई वगैरह। स्लज सेटल एट द बॉटम, ऑयल्स एंड ग्रीस फ्लोट एंड आर रिमूव्ड। आउटकम क्या होगा, रिमूव 60% सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड 30 to 40% BOD को क्या करता है, रिमूव कर देता है। वाटर देन गोज टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पर्पस होता है रिमूव बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर BOD और COD यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। बायोफिल्ट्रेशन होता है जिसमें वेस्ट वाटर को पास कराया जाता है एक सैंड फिल्टर से, कॉन्टेक्ट फिल्टर से, ट्रिकलिंग फिल्टर से, रिमूव रिमेनिंग सस्पेंडेड एंड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है, एरेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज, एरोबिक माइक्रोब्स, एयर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स फ्रॉम फ्लॉक्स सेटल इन सेकेंडरी क्लैरिफाई, है ना। अब उसके बाद में एरेशन मेथड ये होता है, एड ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, प्रमोट एरोबिक ऑक्सीडेशन और ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है CO2 प्लस H2O में। आउटकम क्या निकलता है इसका, 85 to 90% BOD रिमूव हो जाती है और सॉलिड जो है वो सस्पेंडेड फॉर्म में अपने को मिलते हैं, है ना। तो सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट है वो इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। अब टर्शरी जो ट्रीटमेंट होगा ये रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, पैथोजन, फाइन पार्टिकल्स एंड केमिकल को क्या करेगा, रिमूव करेगा, है ना। टू स्टेप प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्यूरिफाइड वाटर के लिए होता है। रिमूव ऑफ फॉस्फेट का रिमूव करते हैं तो लाइम CaOH2 को ऐड करते हैं। फॉर्म्स कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट विच सेटल्स, है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट में बन जाता है और नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है ना। और अमोनिया को भी रिमूव करते हैं इसमें। कन्वर्ट नाइट्रोजन और स्ट्रिप्ड थ्रू एरेशन, नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके स्ट्रिप्ड कर देते हैं उसको एरेशन से। फिल्ट्रेशन होता है, रिमूव्स वेरी फाइन पार्टिकल्स एंड पैथोजन, यूजेस सैंड फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। डिसइंफेक्शन करते तो किल हार्मफुल माइक्रोब्स। क्लोरिनेशन करते हैं जिसमें HOCl मेन डिसइंफेक्टेंट होता है। ओजोनाइजेशन में ओजोन का यूज़ करके उसको क्लीन करते हैं। OH रेडिकल और HO2 रेडिकल का यूज़ करते हैं। UV रेडिएशन में डिस्ट्रॉय DNA ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। आउटकम क्या होता है, प्रोड्यूस सेफ डिसइंफेक्टेंट हाई क्वालिटी वाटर सुटेबल फॉर यूज़ हो जाता है। अब फिजिकल ट्रीटमेंट अगर देखें तो देखो यहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड स्क्रीनिंग, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन विच आर यूजली यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इनसोल्यूबल सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मटेरियल्स जो होते हैं ना उनसे ही अपने को, मतलब जैसे अगर पानी जा रहा है उसमें बहुत सारे प्लास्टिक केन्स वगैरह अगर रखिए तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, हाथ से निकाल सकते हैं। तो ये फिजिकल मेथड हो गई। तो स्टेप ये भी पूछ लेते फिजिकल ट्रीटमेंट की स्टेप देखो। सबसे पहले कलेक्शन, स्क्रीनिंग एंड स्टैनिंग होता है, केमिकल एडिशन होता है, कोआगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन होगा,
सेडिमेंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन, स्टोरेज एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये भी पूछते हैं, ये भी क्या पूछते हैं, ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि ये स्टेप कौन सी है। तो ये याद करना है कि कलेक्शन होता है, स्क्रीनिंग होती है, केमिकल एडिशन होता है, कोआगुलेशन होता है, सेडिमेंटेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज और फाइनली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में इंक्लूड केमिकल ऑक्सीडेंट एंड केमिकल प्रेसिपिटेशन। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे। अब देखो, अब अपन ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर लिया। अब ये देखो कार्सिनोजन का क्लासिफिकेशन देखो, ये भी पूछते हैं। ग्रुप ए में कार्सिनोजन जो आएंगे, कार्सिनोजन टू ह्यूमंस, इसमें क्या क्या होता है कि स्मोकिंग, टोबैको, एक्सपोजर टू सोलर रेडिएशन, अल्कोहलिक बीवरेजर वगैरह पाए जाते हैं। सेकेंड है और ग्रुप 2A है, तो प्रोबेबली कार्सिनोजन टू ह्यूमंस है। फिर ग्रुप 2B आएगा जो कि इसको बोलेंगे पॉसिबली कार्सिनोजन टू ह्यूमंस, मतलब इससे पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि वो कैंसर हो सकता है। ग्रुप 3 में कार्सिनोजेनेसिटी नोट क्लासिफाइबल। ग्रुप 4 में प्रोबेबली नोट कार्सिनोजन, शायद वो कार्सिनोजन नहीं है ना। बस इसमें ये भी याद करना रहता है अपने को कि कौन सी चीज़ें जो है ये वाली है ना, तो कौन सी चीज़ें जो है इसमें आती है, ग्रुप 3 में आती है, कौन ग्रुप 4 में आता है। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी बन जाता है। अब अपन पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनोक्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनोक्लोरीन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड को कंटेन करता है क्लोरीन एटम से। हाइड्रोफोबिक होता है, लिपोफिलिक, केमिकली स्टेबल होता है, सिंथेटिक होता है और परसिस्टेंट इन इन्वायरमेंटल होता है। डीडीटी है एल्डरीन, डाइएल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोरेन, क्लोरेन और लिंडेन, ये इसके एग्जाम्पल है। मीरेक्स है ना। इंडस्ट्रियल में पीसीबी आ जाता है और बाई प्रोडक्ट में डायोक्सिन और फरांस आ जाता है, सॉरी। अब देखो परसिस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंट डिग्रेडेशन है, एक्यूमुलेट होता है टिश्यू में, बायो एक्यूमुलेशन होता है ऑर्गेनिज्म में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है कुछ और इंडोक्राइन डिस्टर्प्टर, न्यूरोटॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक है। वेरी स्लो डिग्रेडेशन होता है, बायो एक्यूमुलेटिव भी है, बायो मैग्नीफिकेशन भी करता है और लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्ट भी करता है, राइट। अब देखो ऑर्गेनोक्लोरीन में डीडीटी जो आता है वो इंसेक्टिसाइड, एल्डरीन, डाइएल्डरीन, इसका मैंने पूरा डिटेल वर्जन पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखना। टॉक्सिक इफेक्ट में ह्यूमंस इंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करता है, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, लीवर एंड किडनी को डैमेज करता है। अब कार्बामेट पेस्टिसाइड में कार्बामिक एसिड का डेरिवेटिव होता है, ये कार्बामेट्स सिंथेटिक होता है और मेनली एज इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं इसको। हर्बिसाइड है, फंगिसाइड है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को एंजाइम को इनहिबिट करता है। इसकी वजह से जो नर्वस सिस्टम इंसेक्ट का वो क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। इफेक्ट है कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन लीडिंग टू कंटिन्यूस नर्वस स्टिमुलेशन, पैरालिसिस होती है और डेथ हो जाती है। अनलाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट इनिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इज रिवर्सिबल एंड शॉर्ट लिव्ड होता है। ऑर्गेनो जो फॉस्फेट है उसमें रिवर्सिबल नहीं होता है, पर इसमें क्या होता है, रिवर्सिबल होता है और शॉर्ट लिव होता है, इसमें बचने के चांसेस रहते हैं। कार्बामाइल, सेविन, एल्डी कार्ब, कार्बोफ्यूरान, मिथोमाइल, प्रोपोक्सर, कंट्रोल टू इंसेक्ट ऑन क्रॉप्स एंड डोमेस्टिक पेट्स वगैरह। हर्बिसाइड में ये चीज़ें आ जाती है। फंगिसाइड ये है। परसिस्टेंट क्या है, लेस परसिस्टेंट है जनरली, ऑर्गेनोक्लोरिस से तो लेस परसिस्टेंट है। डिग्रेड बाय हाइड्रोलाइसिस, माइक्रोबियल एक्टिविटी और फोटोलाइसिस से डिग्रेड भी हो जाता है। मोबिलिटी क्या है, सम कार्बामेट लाइक कार्बोफ्यूरन आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर कॉजिंग लीचिंग एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। देखो ये भी याद रखना है कि कार्बोफ्यूरन जो है वो सोल्यूबल है, इसकी वजह से क्या करता है, लीचिंग और ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन करता है। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, लो पोटेंशियल ड्यू टू फास्टर डिग्रेडेशन। बायो एक्यूमुलेशन लो होता है क्योंकि फास्टर इसका डिग्रेडेशन हो जाता है ना। अब टॉक्सिसिटी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्ट और नीमेटोड्स, बर्ड्स एंड मैमल, मसल ट्वीचिंग इंक्लूड नोजिया वगैरह हो जाता है। एंटीडोट क्या है, एट्रोपाइन है ना। पायरेथ्रोइड्स क्या है, पायरेथ्रोइड्स एक सिंथेटिक केमिकल एनालॉग है पायरेथ्रीन्स का, जो कि नेचुरल इंसेक्टिसाइडल था पायरेथ्रीन है ना।
कंपाउंड डेरिवेटिव फ्रॉम क्रिजेंथेमम फ्लावर जो है उससे पायरीथ्रिन बनता है और फिर उसके बाद में पायरीथ्रोइड्स को बनाया गया है केमिकल चेंज के द्वारा, क्योंकि उसको स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। इसमें टाइप 1 है जिसमें नॉन साइनो ग्रुप, मैंने उसमें बताया था कि ये होता है नॉन साइनो ग्रुप। तो ये टाइप 1 में नॉन साइनो ग्रुप में परमेथ्रिन, एल्थ्रीन, टेट्रामेथ्रिन जो कि टी सिंड्रोम कॉज करते हैं, ये जेनेटिक डिजीज़ है। टाइप 2 में साइनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है। साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, फेनवलेरेट कोर्स कोरियोथिटोसिस विथ सैलिवेशन, CS सिंड्रोम, ये भी जेनेटिक है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? हाई वोल्टेज सोडियम चैनल को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। एक्सोन मेम्ब्रेन act on voltage gated sodium channel in the axon membrane of neurons caused prolonged opening of sodium channel, जिसकी वजह से क्या होता है? सोडियम चैनल खुला रह जाता है, लीडिंग टू हाइपर एक्साइटेशन, पैरालिसिस एंड डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाती है। एनवायरमेंटल क्या होता है? लेस परसिस्टेंट है ऑर्गेनोक्लोरिन से, बट मोर स्टेबल देन नेचुरल पैराथ्रिन से स्टेबल है। स्ट्रांगली एब्जॉर्ब टू सॉइल पार्टिकल, लो मोबिलिटी होती है, लो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन होता है, फोटो डिग्रेडेशन हो जाता है, बायोडिग्रेडेशन आर मेजर ब्रेकडाउन रूट्स होता है। टॉक्सिसिटी, हाई टॉक्सिसिटी टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, लो मैमेलियन टॉक्सिसिटी ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म, कैन बी टॉक्सिक टू बीज एंड बेनिफिशियल इंसेक्ट। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट वगैरह है ना उसके लिए भी ये होता है, हार्मफुल होता है। एल्थ्रीन, साइपरमेथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन, ये चीज़ें देख लेना। अब आ गया ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ओपी क्या है? एस्टर ऑफ फॉस्फेरिक एसिड एंड वाइडली यूज इन इंसेक्टिसाइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोट, कॉमनली यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट ऑन क्रॉप्स, एनिमल एंड इन होम्स। एग्जाम्पल है मेलाथियोन, पैराथियोन, क्लोरोपाइरिफोस, डाइजिनोन, डाइमेथोट और डाइक्लोरोवोस, DDVP। मोड ऑफ एक्शन क्या है? ओपी क्या करता है? इनिबिट द एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इन द नर्वस सिस्टम। और ये क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एट नर्वस सिनेप्स, कंटिन्यू नर्वस स्टिमुलेशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, हेडेक होता है, सेलिवेशन होता है, कन्वर्जन, रेस्पिरेटरी फेल्यूर, डेथ भी हो जाती है हाई एक्सपोजर पे, है ना। रिवर्सिबल भी नहीं है ये। टॉक्सिसिटी क्या है? वेरी हाई है। देखो क्लास ए देखना, ये इससे क्वेश्चन पूछा था। क्लास ए क्या है? एक्सट्रीमली हाईली हजार्डस है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हैंडलिंग रेस्ट्रिक्टेड, बैंड इन मेनी कंट्रीज, पैराथियोन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट और फोस्फामिडोन, मोनोक्रोटोफोस। ये क्या कर रहा है? सीवियर न्यूरोटॉक्सिसिटी कर देता है, हाईली रेस्ट्रिक्टेड है अंडर WHO में। और अब है जो बी, क्लास बी है, मॉडरेटली हजार्ड है और मॉडरेट एक्यूट टॉक्सिसिटी, स्टिल वाइडली यूज्ड अंडर रेगुलेशन, क्लोरोपाइरिफोस, डाइजिनोन, डाइक्लोरोवोस, डाइमेथोएट। नोट्स क्या है? दीज आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ बट पोज रिस्क टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। अब क्लास सी जो है स्लाइटली और लो हजार्डस है, रिलेटिवली लो है, सेफर फॉर डोमेस्टिक और पब्लिक हेल्थ के लिए। मेलाथियोन, टीमीफोस, टाइक्लोरोफोन, नो ये यूज्ड इन मॉस्किटो कंट्रोल एंड हाउस होल्ड पेस्ट मैनेजमेंट। मेलाथियोन इज इवन यूज्ड इन लाइस एंड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम। अब देख लो न्यू टॉपिक, एनालिटिक केमिस्ट्री। अब एनालिटिक केमिस्ट्री क्या है? क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में क्वालिटी का आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना रहता है, क्वांटिटी में उसकी मात्रात्मक मतलब कि एनालिटिक होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल, मतलब क्वांटिटी में देखते हैं। स्पेक्ट्रल मेथड क्या है? एनालिसिस यूज एन इंस्ट्रूमेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड, इमिटेड और स्कैटर्ड बाय द सैंपल, मतलब कि कितनी जो अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है या स्कैटर्ड हो रही है उस सैंपल के द्वारा। अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज मेजर्ड, द टेक्निक इज एब्जॉर्प्टोमेट्रिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब इसका डेफिनेशन देखो, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटम, इज हेल्प आइडेंटिफाई क्वांटिफाई एलिमेंट बेस्ड ऑन द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय एटम्स। एटम्स के द्वारा लाइट का क्या हो रहा है? इमिशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उससे अपने को क्या कर सकते, उस सैंपल की स्टडी कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में क्यों जरूरी है? एयर, वाटर, सॉइल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स। और डिटेक्टिंग हेवी मेटल्स का डिटेक्शन होता है इसमें, लेड, कैडमियम,
HGAS का और वाटर और सॉइल में व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड, जब एटम्स क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है लाइक फिंगरप्रिंट अलाउिंग आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। अब मेन टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड फ्लोरोसेंस, मतलब कि फ्लोरोसेंस मतलब लाइट कलर को क्या करेगा वो, अ, ये करेगा, इमिशन करेगा उसका, फ्लोरोसेंस फ्रॉम एटम्स एक्साइटेड बाय रेडिएशन। अब देखो, प्रिंसिपल ग्राउंड स्टेट एटम को एब्जॉर्ब करेगा और वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये देखो, ये मैंने डिटेल में कवर अप करवा रखा, तो वहाँ से कर लेना। इमिशन क्या करेगा, इमिट करेगा लाइट और स्पेसिफिक वेवलेंथ को। फ्लेम इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका टाइप से इंडक्टिव कपल प्लाज्मा। वेरी सेंसिटिव एप्लीकेशन क्या है, मल्टी एलिमेंट डिटेक्शन इन एनवायरमेंटल सैंपल, सॉइल न्यूट्रिएंट एनालिसिस करता है। एटम एक्साइटेड बाय अ लाइट सोर्स इमिट फ्लोरोसेंस, सेकेंडरी लाइट हाईली सेंसिटिव होता है, डिटेक्ट पार्ट पर ट्रिलियन लेवल्स पर क्या करता है, ये कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। मरकरी मॉनिटरिंग इन वाटर एंड एयर। आस देखो, एब्जॉर्प्शन करता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्पेसिफिक लैम्प पर एलिमेंट। AES क्या करता है, इमिशन करता है, मल्टी एलिमेंट प्लाज्मा और फ्लेम। फ्लोरोसेंस वेरी सेंसिटिव, ट्रैक मेटल डिटेक्शन। ICP-ES inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy based for multi-element and track analysis। अब देखो, ICP स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मेजर इमिशन, ये AES अगर इसका टाइप देखेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्साइटेड एटम्स और आयन को मेजर करेगा। और ICP-MS जो है वो मेजर करेगा मास टू चार्ज रेशियो को, PPB और PPT लेवल पर ये कर सकता है, मेजर कर सकता है। एप्लीकेशन क्या होती है, वाटर एंड वेस्ट वाटर एनालिसिस, soil and sediment analysis, air particulate matter metal analysis, biological and plant tissue मेटल क्वांटिफिकेशन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग वगैरह कर सकता है। एडवांटेज क्या है, मल्टी एलिमेंट की एनालिसिस कर सकता है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, हाईली सेंसिटिव है, वाइड लीनियर डायनेमिक रेंज है, लो केमिकल इंटरफेरेंस है और फास्ट एनालिसिस। पर लिमिटेशन क्या है, हाई कॉस्ट है, हाई प्योरिटी को इसको रिक्वायर रहती है, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस है और स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायर्ड होती है। अब देखो, एग्जैक्टी क्या होता है, एग्जैक्टी जो है वो ब्रेग्स लॉ पर डिपेंड करता है। बेसिक प्रिंसिपल उसका उस पर है। तो n लेमडा 2d साइन थीटा इसका वो फॉर्मूला है, जिसमें लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे है, d है इंटरप्लानर स्पेसिंग और थीटा है एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन। डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन एक्सरे इंटरैक्ट विद द क्रिस्टल लेटिस और अ मटेरियल। तो एक मटेरियल, क्रिस्टल लेटिस ऑफ मटेरियल है, उसके पर अगर एक्सरे इंटरैक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, डिफ्रैक्शन करेगा, है ना। आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइन फेजेस इन एनवायरमेंटल सैंपल और डिटरमाइन क्रिस्टलिनिटी फेज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई पोल्यूटेंट मिनरल फॉर्म, हेवी मेटल्स, ऑक्सीडाइज क्ले वगैरह। मिनरल वेदरिंग और कॉम्बिनेशन अकर्स। सोर्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, रिक्वायर क्रिस्टलाइन मटेरियल, प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव डाटा यूज्ड विद पाउडर सैंपल्स, कॉमन इंस्ट्रूमेंट पाउडर एग्जैक्टी। लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट डिटेक्ट एमोर्फस मटेरियल एक्यूरेटली। डिटेक्शन क्या है, 1 to 5% लिमिट है इसकी, रिक्वायर प्रॉपर सैंपल प्रिपरेशन एंड कैलिब्रेशन। अब देखो, फ्लेम फोटोमीट्री क्या है, फ्लेम फोटोमीट्री इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन है ना, टेक्निक विच आर वेरी सिमिलर टू द फ्लेम टेस्ट एज डिस्क्राइब अबव। इट इज यूजफुल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एल्कलाई एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल विच हैज रिलेटिवली लो एक्साइटेशन एनर्जी सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम एंड पोटेशियम क्या है, वेरी एसेंशियल एलिमेंट है, नीडेड इन प्रॉपर लेवल ऑफ नॉर्मल फंक्शन इन ह्यूमन सेल। Decrease in their level affect severely the nervous system and heart. Flame photometer technique has been useful in measuring the sodium and potassium level in biological fluids such as blood, red blood cell, plasma and urine. Calcium content was also determined in biological material using this method. तो इन चीज़ों से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब पढ़ो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि इंट्रोडक्शन, फेडरिक रसस, इसको इंट्रोडक्शन है इसका कि फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द स्प्रे क्ले पार्टिकल्स इन वाटर माइग्रेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक
वाटर माइग्रेट में पार्टिकल्स, क्ले के पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं. दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज इंटरफेरेंस बिटवीन द क्ले पार्टिकल्स. और and rate of migration depends on strength of the field, net charge, size and shape of molecule, ionic strength, viscosity and temperature of the medium in which particle are moving. The above process is called as electrophoresis, the movement of ion in a solution under the influence of a uniform electric field. देखो, जैसे जैसे thus electrophoresis become an analytical tool used to study the properties of charge species is a separation technique for separation of molecule by size, charge and binding affinity. से उसको क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं. जो मॉलिक्यूल चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है ना अपने अंदर, उसी को अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज मेनली यूज फॉर सेपरेट प्रोटीन फ्रॉम ईच अदर सच एज प्रोटीन इन बायोलॉजिकल फ्लूइड लाइक सीरम, यूरिन एटसेट्रा, protein in erythrocytes, hemoglobin and nucleic acid, DNA, RNA. Ultimately, Tacillus bagged the Nobel Prize in Chemistry 1948 for this work on electrophoresis and absorption analysis. देखो, अब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स क्या है. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है. ये तीनों क्या है, इसके टाइप्स है. उसके बाद में बियर्ड लैम्बर्ट लॉ अगर देखें तो व्हेन ईट पासेस थ्रू अ मीडियम वाटर एयर सॉल्यूशन, मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल या फिर कुछ भी लाइट है, व्हेन इट पासेस थ्रू अ मीडियम, लाइट की इंटेंसिटी है ना, तो अगर वो वाटर एयर या सॉल्यूशन से क्या कर रही है, पास कर रही हैं, तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड पोल्यूटेंट मेजरमेंट. बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या है, द लॉ स्टेट दैट एब्जॉर्ब is directly proportional to concentration, absorbing species, path length, L distance light travel through the sample. एब्जॉर्बेंस क्या है, एक तो कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के क्या करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. तो बियर्स लो क्या है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. लैम्बर्ट्स लो क्या कहता है, एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ. इन दोनों को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला देखो, ये A इज इक्वल टू ELC है ना, इनके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. A इज एब्जॉर्बेंट और E क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट है, और L है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट, एंड C है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर. अब लिमिटेशन क्या है बियर्ड लॉ की, कि अंडर सर्टन कंडीशन बियर्ड लैम्बर्ट लॉ फेल्स टू मेंटेन अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मतलब कि ये कभी कभी फेल हो जाता है लीनियर रिलेशनशिप रखने में. डेविएशन इन एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट एट हाई कंसंट्रेशन, डेविएशन हो जाता है हाई कंसंट्रेशन अगर होता है तो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकल प्रेजेंस इन सैंपल, स्कैटरिंग भी हो सकती है. केमिकल डेविएशन ड्यू टू द स्पेसिफिक केमिकल स्पेसीज ऑफ द सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन. नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हो सकता है. और फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस ऑफ द सैंपल. इम्पोर्टेंट क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड फॉर मेजरिंग कॉमन एयर पोल्यूटेंट. द कॉमनली फाउंड एयर पोल्यूटेंट इन द एटमोसफियर आर पार्टिकुलेट मैटर, ग्राउंड लेवल ओजोन, CO, SO2, NOx एटसेट्रा. दे कैन हार्म योर हेल्थ, एनवायरमेंट एंड डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी. तो इससे इनको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. अब क्रोमेटोग्राफी थ्योरी पढ़ेंगे. क्रोमेटोग्राफी क्या है, कंप्राइज अ सैंपल और सैंपल एक्सट्रैक्ट being dissolved in a mobile phase which may be a gas, a liquid or a supercritical fluid. The mobile phase in then forced through an immiscible stationary phase. मतलब कि एक फेज को किसी इमिसिबल या इमोबाइल फेज के ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, डिजॉल्व या मतलब उसके ऊपर उसको चला रहे हैं ना. द फेज आर चूजन सच दैट कंपोनेंट ऑफ द सैंपल हैव डिफरिंग solubility in each phase. A component which is quite soluble in the stationary phase will take longer to travel. जो फेज होगा, जो कंपोनेंट क्या होगा, अगर कम सोल्यूबल है तो वो क्या करेगा,
स्टेशनरी फेज के साथ में लॉन्गर ट्रेवल करेगा देन अ कंपोनेंट विच इज़ नॉट वेरी सोल्यूबल इन द स्टेशनरी फेज बट वेरी सोल्यूबल इन द मोबाइल फेज. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफरेंस इन मोबिलिटी सैम्पल component will become separated from each other as they travel through the stationary phase. ये क्रोमेटोग्राफी क्या है? बेस्ड ऑन द बेट कॉलम क्रोमेटोग्राफी, प्लानर क्रोमेटोग्राफी. प्लानर क्रोमेटोग्राफी भी टू टाइप्स की होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट फेज तो गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकता है. तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी फिर टू टाइप्स की होती हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, सुपर क्रिटिकल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. अगर सेपरेशन मैकेनिज्म के बेस्ड पर देखें तो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है जो वापस से टू टाइप्स की होती है, एनायन एक्सचेंज या कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, और एक और होती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. ओके, अब देखो ये देखो मेटल एंड देयर एसोसिएटेड डिजीज एंड डिसऑर्डर्स को देखेंगे तो मरकरी जो है वो मीना माता डिजीज कॉज करती हैं, हंटर रसेल सिंड्रोम और न्यूरोलॉजिकल डैमेज ट्रिमर्स फाउंड इन कंटामिनेटेड फिश इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, है ना. मरकरी से ये डिजीज हो सकती है. लेड से क्या होता है? प्लम्बिज्म और लेड पॉइजनिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्लू लाइन और गम्स फाउंड इन पेंट्स बैटरीज पाइप्स. अब कैडमियम से क्या होता है? इटाइटी डिजीज होती है, बोन फ्रैक्चर, किडनी डाइसफंक्शन फाउंड इन बैटरीज, स्मेल्टिंग कंटामिनेटेड राइस में पाया जाता है कैडमियम. आर्सेनिक है, आर्जिनोकोसिस होता है, ब्लैकफुट डिजीज हो सकती है, स्किन लेजन कैंसर हो सकता है फाउंड इन कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर. क्रोमियम जो होता है लंग कैंसर, नेजल इरिटेशन, अल्सर, स्किन डर्मेटिस फाउंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री. निकल जो होता है उससे डर्मेटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, ये एलोय और बैटरी में पाया जाता है. एल्यूमिनियम से सस्पेक्टेड लिंक विथ एल्जीमर्स डिजीज, न्यूरोटॉक्सिसिटी फाउंड इन कुकवेयर एंड एंटासिड्स, कॉपर विल्सन्स डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग कॉपर एक्यूमुलेशन, लिवर इन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम फाउंड इन कंटामिनेटेड वाटर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा ख़त्म हो गया है. ये फंडामेंटल से थोड़ी बड़ी यूनिट थी इसीलिए इसको इतना टाइम लगा. इसमें मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अपने रिवीजन करवा दिया है. मैंने अपनी एंड से पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.